सभी लोग ध्यान दीजिए। पहले तो आज सावन का पहला सोमवार है और इसके संदर्भ में आप सबको हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले। और आप लोगों की जीवन में उन्नति, तरक्की, संपन्नता ये सब बनी रहे, मेरी ये शुभकामना, ईश्वर से विनती भी। जैसा कि पहले ही ये सबको पता होता है कि सोमवार का दिन स्पेशली टेस्ट एनालिसिस का दिन होता है और आज खुशियों का भी दिन होता है उन बच्चों के लिए जो टॉप किए रहते हैं। उनका नाम प्रसारित होता है और जो लोग नहीं टॉप किए रहते हैं उनका नाम अगली बार प्रसारित करने के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं। तो बताया गया था कि जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसका रिजल्ट आप सबके बीच में जारी हो गया है। टेस्ट का रिजल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है जो आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। इसमें ओवरऑल टॉप 3 रैंकर्स का नाम दिख रहा है, जिसमें प्रतीक्षा ये इस बार फर्स्ट रैंक के साथ टोटल मार्क्स 21.38 की है। मुझे शायद बताया गया था कि इस बार का टेस्ट थोड़ा सा टफ था, पिछला टेस्ट कुछ, लेकिन टफ नहीं था। जब मैंने पेपर देखा तो मुझे पता चला कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। बस जब पढ़ते समय आपने बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दिया होगा तो निश्चित तौर पे वो क्वेश्चन आपको टफ नजर आ रहा होगा, लेकिन सामान्य तौर पर तो उसकी जानकारी एनसीईआरटी के पेपर में ही दे दिया गया है। बाकी जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो वो तो और अच्छे से दिया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ही वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख रहा था, वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें थे। दूसरे स्टेप पर कंचन है, कंचन जो 18.72 के साथ सेकंड पोजीशन को कंटिन्यू कर रही हैं। पिछले बार शायद उनका फर्स्ट पोजीशन था। और ये तीसरे स्टेप पर प्रतिभा है, ये भी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड के रूप में हमेशा देखी जा रही है। इस बार इनका थर्ड रैंकिंग है और इसमें 18.08 यानी कुछ ही मार्क्स के साथ दोनों लोगों के बीच में डिफरेंसेस है और ये थर्ड नंबर पे है। पहले तो तीनों गर्ल्स को बहुत शुभकामना, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस बार जो मुझे अच्छी बात बतानी है वो जरा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले टेस्ट के एनालिसिस से पहले मैंने ये बोला था कि हमारे बॉयज लोग कहाँ हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूं और मिल नहीं रहे हैं। तो शायद इस बार हिस्ट्री में कोई बॉयज टॉप 3 में अपने स्थान को रखा हुआ है और शायद अविनाश हमारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं वो बहुत बेहतरीन अपने आप को रिजल्ट में तब्दील करते हुए इस बार शायद पहली बार हो रहा है जब किसी बॉयज की तरफ से टॉप 3 में अपने स्थान को सुरक्षित किया गया है। अविनाश नए स्टूडेंट हैं, उनको लख लख बधाई की शुरुआत कर दिए हैं। शुरुआत में आने के बाद अगर आगाज इतनी अच्छी है तो गर्ल्स आप समझ लीजिए कि अंजाम कितनी अच्छी होगी, क्योंकि एक लड़का ऐसा भी है जो आप लोगों के इक्विवेलेंट स्टेप को छूने के लिए तैयार हो गया है और हमें भी इस बात के लिए खुशी है और आप लोगों को भी इस बात के लिए खुश रहते हुए अपने जो तैयारी है ना उसको और बेहतर कर लीजिए और धार दे दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से शुभकामना, ताकि वो अच्छा कर सके। हम लोग उम्मीद दिन भर करते हैं कि जो सैटरडे का दिन होगा उसमें हर बच्चा अपने आप में इम्प्रूव करेगा कि मेरे अंदर जो पिछला टेस्ट था उससे बेहतर रैंक लाया हूँ, संतुष्टि होगी उसे। कुछ लड़के अभी न्यू होने के साथ बहुत ही कम नंबर पा रहे हैं, कुछ लोगों का माइनस में मैं नंबर देखकर काफ़ी दुखी हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले बार वो गलतियाँ न हो और सुधार के साथ वो बेहतर कुछ अच्छा करेंगे। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है और क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और आपको उसमें बेहतर ढंग से ये जानने का अवसर होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देते समय हमने क्या गलती किया था और यह आंसर कैसे बेहतर ढंग से और दिया जा सकता है, तथा हमारी जो गलतियां हुई थी
वो कहां पे गलती हुई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रंजीत सामने देखिए, आपकी रैंकिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और स्पेशली आप ध्यान दीजिए। वायु दाब के क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। मतलब वायु दाब की जो हवाएं हैं उसमें कोई अंतराल दिखता है तो किसी स्थान पर जो उपस्थित वायु का ताप होता है, मतलब गर्म वायु, उसके वजह से होता है। ये पहला ऑप्शन कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनने और देखने की बात कहा है। दूसरा कह रहा है निम्न दाब, लो प्रेशर क्षेत्र बादल युक्त आकाश, बादल जिसमें होते हैं उसकी बात कर रहा है, एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। मतलब निम्न दाब तब होगी जब उच्च ताप होगा, और उच्च ताप की परिस्थितियों में धरती के जो भी नमी होती है उसको उठाकर बादल में तब्दील कर दिया जाता है और थोड़ी सी उसमें आर्द्रता रहती है, जिसको कह रहा है नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ये बात भी इस समय के हिसाब से लागू है, काफी जो हमारे कंडीशंस में चल रही है, परिवेश जहां निम्न दाब बना हुआ है, क्योंकि हमारे वहां उच्च तापमान है और इसके वजह से हमारे वहां छिटपुट बारिशें होती हैं, बादल भी बन रही है। इससे आप जोड़ सकते हैं आज के हिसाब से। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। मतलब जब उच्च वायुदाब होगा, इसका मतलब कि बारिश नहीं होगी। निम्न वायुदाब में तो बादल बनते हैं, उच्च वायुदाब में बादल बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, तो बादल मुक्त होगा कि बादल युक्त होगा? यस। चौथा देख लीजिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। बात सही है कि गलत है? यानी ऑप्शन खोज रहा है कि इसमें कौन कौन से सही है। वायु, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जो बात गलत है उसको भी ये गलत तरीके से परिभाषित किया है, क्योंकि बादल मुक्त स्वच्छ होता है। अगर बादल युक्त हो जाता तो ये गलती हो जाती और तब विपरीत सभी नहीं होता सही इसमें। इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो चारों टाइप किए गए हैं वह सभी ऑप्शन आपके सही थे। अतः उस क्वेश्चन का अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का उपयुक्त सभी बातें क्या है? सही है। कितने लोगों की ये बात सही निकली थी? बहुत टफ क्वेश्चन थी, इसको बड़ा समझ कर लिखना था आंसर। नहीं निकली थी जी? अच्छा, क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होती है। मैंने बताया था कि वायु तभी चल सकती है जब ताप और दाब में कोई अंतर दिखेगा। अगर ऐसा नहीं दिखा तो वायु का चलना रुक जाएगा, वायु धीमी चलेगी, वायु अपना स्थान नहीं बदल पाएगी। इसलिए जब तक ताप और दाब में कोई डिफरेंसेस नहीं देखेंगे तब तक वायु अपना स्थान नहीं बदलती है। ये बताया गया था। ताप दाब उस समय भी आप कंफ्यूजन में थी और आज भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। इसको और ठीक से अलग टाइम पे आप समझ लीजिए। क्षैतिज वितरण का मतलब जो चारों तरफ हवाएं फैली होती हैं वो अपना स्थान कैसे चेंज करती हैं। अब देख लेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। महासागरीय धाराओं में बहुत, हर क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा ठीक ठीक बनाया गया है। समझ कर आंसर लगा पाएंगे तब आंसर लगा पाएंगे। समझ पा रही हैं आप? पिछले बार भी कोई रैंक नहीं था, इस बार भी कोई रैंक नहीं है। ठीक है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा क्वेश्चन असत्य है? इसमें असत्य को खोजना है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। सही है कि गलत है? सही है। भाई गर्म हवाएं कहां से उठती हैं? तो हमने पिक्चर बना के बताया था कि गर्म हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर और नीचे से 10 अक्षांश के समथिंग से उठती हैं और ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं। अगर उत्तरी अक्षांश की धाराएं होती है तो उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती है और दक्षिणी अक्षांश की गर्म धारा होती है तो दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ती है। ये मैंने बताया था, अर्थात ये क्या है? सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ये भी सही कह रहा है।
इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठंडी धाराएं हमेशा किधर से आती हैं? ध्रुवों की तरफ से आती हैं। जाती किधर है? इक्वेटर लाइन की तरफ जाती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय धारा है। अब यही एक क्वेश्चन आपको गलत होता हुआ दिख रहा है कि लेब्राडोर की जलधारा उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि ठंडी क्षेत्रों की धारा है और यह ध्रुवों की तरफ से आती है। बैफिन सागर के करीब करीब से निकलती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच से निकलती है हवा और आती है तो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपने प्रभावित रूप से नजर आती है। इसी धारा के कारण टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गई थी। यही धारा प्लावी नामक एक बहुत बड़ा बर्फ का सिल्ली अपने साथ लेकर चली आई थी और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में वो सिल्ली पड़ी हुई थी। जब टाइटैनिक जहाज जा रही थी न्यूयॉर्क की तरफ तो अंधेरी रात में उसी सिल्ली से टकराने के कारण वह टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। तो यही वह धारा है जो अटलांटिक को व टाइटैनिक को क्या किया था? डुबोया था। यह गर्म धारा नहीं बल्कि ठंडी धारा है। ऑप्शन क्या कह रहा है? गर्म धारा के रूप में संशोधित किया है। अर्थात ये उष्णकटिबंधीय दिखा रहा है जबकि ये क्या है? शीत कटिबंधीय धारा है। महासागरीय, ये गलत होगा। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभावित करती है। सभी महासागरीय धाराएं यूरोप में लगातार वर्षा होने और मौसम साफ रहने के पीछे का रीजन गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो यूरोप में साफ साफ मौसम रखती है, बहुत ठंडा होने से बचाती है और सभी प्रकार के बंदरगाह सामान्य तौर पर काम करते हैं। वरना अगर गल्फ स्ट्रीम की धारा की हवा यूरोप की तरफ नहीं जाती तो यूरोप के बहुत सारे बंदरगाह जमे रहते जहां पे जहाजों का जाना और आना मुश्किल होता और सामान्य तौर पर जीवन व्यतीत करना वहां और मुश्किल होता। इसलिए आसपास के क्षेत्रों को क्या करती है? हर प्रकार की धारा प्रभावित करने का काम करती है। और पूछ रहा है असत्य कौन है, और एकमात्र सत्य आपको प्राप्त हो गया सी। दूसरे का सी सही है। तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं को, सदाबहार वन की बात मैं कर रहा हूं, विशेषताओं को संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे तो आंसर निकलेगा। इसका मतलब ठीक से आपको पढ़ना है। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर समझ सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा इक्वेटर लाइन के 10 नॉर्थ और 10 साउथ के ही रेंज में मिलते हैं। थोड़ा सा भी इसका बढ़ाव हो सकता है लेकिन हमेशा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये कह रहा है, इसके हिसाब से क्या है? सही है। दूसरा क्या कह रहा है? इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं। इन वनों का क्षेत्र क्या होता है? जब उष्णकटिबंधीय में होगा तो गर्म होगा ही। पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। स्वाभाविक तौर पर वन ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा बारिश हो रही है तभी ज्यादा वन है। कम बारिश होगी तो वन कम हो जाएगा, कटीले हो जाएंगे, झाड़ियां हो जाएंगी और भूमि भी रेगिस्तानी हो जाएगा। इसलिए पर्याप्त वर्षा होती है, वन ज्यादा है। तीसरा कह रहा है इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। यह भी बात बताया गया था जब अमेजन के जंगल के बारे में आप सबको बताया जा रहा था, तो ये बताया गया था कि ये वन इतने सघन और इतने एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं कि सामान्य तौर पर दिन में सूर्य की रोशनी भी वन को भेद कर जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। अर्थात वन के भीतर 12 बजे रात के बराबर अंधेरा जैसा 12 बजे के दिन में भी प्रकाश रहता है। चौथा क्या कह रहा है? इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। क्या ये पत्तियां गिराते हैं? नाम है सदाबहार, कह रहा पत्ती गिराने की बात। जब पत्ती गिराते हैं तो सदाबहार नहीं कहलाएगा, पर्णपाती कहलाएगा। यहां सदाबहार वन है, इससे पत्तियां नहीं गिरती हैं। कह रहा है कथन विचार कीजिए और उसके बाद कह रहा है उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं सही हैं। तो चौथा को छोड़कर सभी सही नजर आ रही हैं। 1 2 3 कहां है? आप कहता है 1 2 3 सी में है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यानी तीसरे का क्वेश्चन सी सही है और उसके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही गलत नजर आया था। पांचवा देख लीजिए, चौथा है करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये वन
मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से वन? ये वन दिया है। अभी कुछ पता चल रहा है? ए वन, बी वन, सी वन, क्या मतलब? अभी इसमें कुछ नहीं है, नीचे कुछ कह रहा होगा, ठीक है ना, उसी के साथ पर एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कह रहा है ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पाए जाते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पाए जाते हैं। और तीसरा कहता है इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, यह जो है पूर्वी किनारा जो है, पूर्वी तट पर किस प्रकार के वनों में किस प्रकार के परिस्थितियों में ज्यादा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती है तो किनारा नहीं, ये लगभग मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये भी लगभग मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। भूमध्य सागरी वन, भूमध्य सागरी वन भी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन एक अंतर है कि भूमध्य महासागरी वन पश्चिमी तट पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है पूर्वी किनारों पर, अर्थात एक ऑप्शन बी सही है, शीतोष्ण सदाबहार वन ही इसमें सही है। क्या डी दे दिया है क्या? ये डी क्वेश्चन गलत है, डी क्वेश्चन गलत है। यहां डी ना लगाकर आप बी लगाइए। हमेशा ध्यान रखिए, भूमध्य सागरीय वन पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है, ठीक है ना। ठंडी में यहां बारिश ज्यादा होती है, रसीले फल यहां ज्यादा पाए जाते हैं, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द में देखे जाते हैं। इसके वन मुलायम भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, दोनों प्रकार के वन होते हैं। इसमें एक ही गलती दिख रही है जिसकी वजह से ये ज्यादा नहीं हो सकता है, वो बड़ी गलती है कि पूर्वी किनारे पे पूछ दिया है, जबकि भूमध्य सागर में पश्चिमी किनारे पे बल ज्यादा पाया जाता है। अगर भूमध्य सागर सही करेंगे तो ये आपको काटकर पश्चिम में करना पड़ेगा, और अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में स्थित है ये, तो समझ लीजिए कि समथिंग भूमध्य सागर के लिए सही है, लेकिन पश्चिम अगर होता तब भूमध्य सागर सही होता। पूरब में है तो शीतोष्ण सदाबहार वन सही है, ठीक है ना, उसका बी लगा लीजिए। अब देखेंगे पांचवा क्या कह रहा है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखिए यहां वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर जब उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तभी शीतोष्ण, जैसे एग्जाम्पल दे दूं, अगर मान लीजिए ये आपका इक्वेटर लाइन है तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये मान लीजिए है, इसके बाद ही आपको शीतोष्ण कटिबंधीय ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसके बाद ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलेंगे आप। तो उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ गए आप। कह रहा है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं, ये भी सही। शीतोष्णकटिबंधीय वर्ग अमेरिका लगभग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही स्थित है, अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं है। तो सामान्य तौर पर उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन क्षेत्र, क्योंकि यूरोप भी कर्क रेखा के ऊपर है, वहां शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। दोनों अभी तक सही दे रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देती हैं, पड़ पाती हैं तो गिराना ही गिराना है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। पांचवे का डी आपको सही है, ठीक है। किसी पर रंजीत कोई समस्या? शिवम ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं अमेरिका नहीं है तो खोजिएगा अमेरिका है कि नहीं है। यूरोप नहीं है, यूरोप को तो बारे में पता है, यूरोप कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है? कहां है यूरोप, उत्तर में है कि दक्षिण में है कर्क रेखा के? यस करेक्ट हैं आप, उत्तर में है, यस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, खूब पढ़ाया गया था, रसीला फल के बारे में बताया गया था
और आप लोग कहीं गलती ना कर दी हो, मुझे डर लग रहा है। गलत हो गया था, माय गॉड, भूल गए थे, एक दिन पहले पढ़ के लग रहा था। ओहो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फलोद्यान खूब पाए जाते हैं, खूब फल पाए जाते हैं, अंगूर से लेकर आप जो है कि अनार तक, और बहुत अलग अलग प्रकार के फल खूब उगते हैं। और भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर के इर्द गिर्द में होते हैं। खूनी वर्षा, जिसे रक्त वर्षा कहते हैं, वो इटली में जाकर अंगूर की खेती को बर्बाद कर देती है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि इटली भी कृषि प्रधान देश है। उस देश में खूब प्रकार के फलोद्यान, कृषि, गेहूं इत्यादि की अच्छी फसल होती है। नेक्स्ट देखेंगे सातवां देखिए, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं? ये तो बहुत आसान है, फिर उसी पर क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। महासागर के किस भाग में पाई जाती हैं? महाद्वीपों के ना, महाद्वीपों किस भाग में पाए जाते हैं? तो स्वाभाविक तौर पर पश्चिमी भाग क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी पूर्वी भाग को गलत करते हुए दिखाया गया है। अगर वहां पश्चिमी भाग होता तो हम भूमध्य सागर को लगाते। पूर्वी भाग होने के नाते शीतोष्ण सदाबहार वन को, पर्णपाती वन को लगाए हैं। अब यहाँ पश्चिमी भाग तो क्लियर है, भूमध्य सागरीय वन को देखते हुए पश्चिमी भाग क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा तीसरे पे ये कैसे आ गया? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण और पश्चिमी भाग मीन्स की दक्षिण पश्चिमी भाग सही है। दक्षिण पश्चिम भाग, पश्चिम इसमें है तो ये भी सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पूर्वी हो नहीं सकता है, उत्तरी हो नहीं सकता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। जिसमें एक मिस्टेक यहां पे हो रहा है, ये 2 है ना, जबकि यहां 3 लिखा हुआ है। ये चीज यहां होती और ये यहां होती तो आपका 1 और 3 सही होता। 3 जहां है उसके हिसाब से पूर्वी भाग है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये गलती हुआ है, उसको आगे पीछे कर लेना चाहिए था। ठीक है, खैर आप आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया। दक्षिण पश्चिम भाग और पश्चिमी तट, ये दोनों भूमध्य सागरीय प्रकार के वन का अच्छा क्षेत्र माना जाता है, जो महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित है। तो इस नाते आप इसके चक्कर में ना पड़कर आंसर सही मानिए, क्योंकि फिर ये बदल जाएगा, तो आप मत बदल जाइएगा, क्योंकि मौसम की तरह हमेशा लोग बदल जाते हैं। आपकी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ये गलती हुई है, आप गलती मत करिएगा। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। शंकुधारी वन पहाड़ पर खूब अच्छे से पाए जाते हैं, सबको पता है। हिमालय पर भी पाए जाते हैं, ये भी पता है, इसके बारे में खूब डिटेल बताया गया था। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 से 70 में पाए जाते हैं। गलत नहीं है, पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं, दक्षिण की बात किया नहीं। केवल उत्तरी कहता तो समस्या होती, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहा है, अभी तक सही है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। हमारे हिमालय में भी, जैसे बताया हूं कि हिमालय में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जो सामान्य तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस आकार में परिवर्तित हो चुके हैं। बस यह है कि थोड़ा सा मुलायम होते हैं और सरल होते हैं, इसलिए इस रूप में दिख रहा है। चल रहा है। अब देखेंगे तीसरा क्या कह रहा है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर, पर्णपाती प्रकार के होते हैं। ये आपका सही नहीं है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और कथन सही है। इसमें शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे होते हैं, कठोर होते हैं और पर्णपाती प्रकार। अच्छा, एक और अभी ऑप्शन है, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। टैगा प्रदेश में, टैगा प्रदेश, टैगा भी कहा जाता है। शंकुधारी वन टैगा प्रदेश में तो पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथनों पर ध्यान पूर्वक। हाँ तो सही है, वही मैं कह रहा हूं। ये शीश कठोर नहीं बल्कि मुलायम लकड़ियां होती हैं इसकी, वही बात, कठोर लकड़ियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की होती हैं, और पर्वतों की हिमालयन क्षेत्र की लकड़ियां
मुलायम प्रकार की होती हैं, सरल प्रकार की होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका बस गलत है। अब बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें सी केवल सही है, मीन्स की केवल 3 सही है। इसमें गलत बस खोजना था कौन गलती है, गलती खोजते समय सिर्फ 3 ही आपको नजर आ रही है, बाकी सभी ऑप्शन आपके सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र समस्या है। ये कठोर लकड़ियां दे दिया है, जबकि सरल लकड़ियां होती हैं, लचीली लकड़ियां होती हैं, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की लकड़ियों की पहचान है कठोर होना, जबकि शंकुधारी क्षेत्रों या हिमालयन क्षेत्र के लकड़ियों का मुलायम होना एक उदाहरण है। नेक्स्ट, ध्यान नहीं, वो बात नहीं प्लीज। हाँ, हम बताइए। 1 2 4 सही है, और अलग कौन सा है गलत के लिए, तो गलत 3 है, तो 3 ये है, और 1 2 4 यहां। हाँ, सही कौन है, लगा दिया गया है गलत को। सही आप बात कह रहे हैं, तब तो इसमें सही हो जाएगा 1 2 4, ये सही होगा। ऑप्शन टाइप में मिस्टेक हुआ है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये अगर कथन गलत खोजता तो सी सही रहता, जबकि कथन पर कोई जवाब ना सही पूछा है ना गलत पूछा है। इसमें कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपको लगाते समय यह, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, ओके 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 ओके, ये है, तब मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहां जब सही पूछा है तो आपको सही ये देना चाहिए, दे दिया गया है सी। क्यों, कुछ कहना चाह रहा है, बताइए। ये है उसमें, जब ये लाइन पढ़ेंगे तब जाकर आपको सही और गलत, हम ध्यान पूर्वक पढ़ते पढ़ते केवल ध्यान ही उसी पे दे दिए तो पता चला कि नहीं ये कहीं गलत है, जबकि ये मिस्टेक ऐसा हुआ है जिसमें बड़ी तिकड़मबाजी है, आंसर कुछ और सही है, टाइपिंग कुछ और है, और नीचे का कुछ लाइन और बोल रहा है। खैर, आपको ए सही मानना चाहिए, सी के बजाय ए यहां आपको सही देना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, यस ये वाले हो गए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अपने वहां होते हैं ना भाई, सागौन अपने वहां पाया जाता है, अपने वहां पर्णपाती वन होते हैं, साल भी अपने वहां है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, हाँ, आप एस और बीज होते हैं, क्योंकि बीज होते हैं क्योंकि ये जो है शंकुधारी वन में देवदार नाम से बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, और इसी से आपको ये क्लियर हो रहा है कि ए नंबर पर ये चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन के हिसाब से खोजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है। पहले का 4 यानी बी और सी में दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं है कि बी सही है कि सी सही है। फिर दूसरा कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सागौन और सॉल में जा रहा है, यानी 3 सही है। अब देखना है कि 4 के बाद 3 दूसरे नंबर में आ रहा है, यहीं से आपका आंसर पता चल रहा है कि कौन सी सही है। तीसरे चौथे खोजने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये ध्यान देना चाहिए, मैं बार बार बताता हूं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले ही क्वेश्चन को लगाते समय आप आंसर में खोजेंगे, अगर दिख गया तो वहीं से सही हो जाता है, आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लड़के नहीं जानते हैं वो चारों खोजते हैं, मिलाते हैं, निकालते हैं, तब इसमें खोजते हैं कौन सा है, उसमें टाइम टेकन जाता है। जबकि हम 2 तक आते आते क्लियर कर लिए कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब आगे शिवम कोई समस्या, आगे देखेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कितना अच्छे से क्वेश्चन बनाए गए हैं। उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, नहीं ये तो गलत है। हाँ, ये नहीं गलत है। उष्णकटिबंधीय घास उत्तर में पाए जाते, केवल उत्तर में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कैसे कौन कह दिया। दूसरा है उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, आमतौर पर बड़ी होती है। ये इसकी घासें छोटी नहीं होती है। छोटी घास काई वाली घासें होती हैं, वो हिमालय के ऊपर पाई जाती हैं या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय में घास भी पूरा बड़ा बड़ा होता है, हर चीज बड़ा बड़ा होता है, तो वो तो बड़े के आकार में हम संबोधित करेंगे। तीसरा कह रहा है अफ्रीका का सामाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। इसमें असत्य पूछ रहा है,
तो पहला मैंने गलत कर दिया, दूसरा भी मैंने गलत कर दिया, ये आपका सही है। तो 1 और 2 क्या है, गलत है। असत्य को खोजना है और 1 और 2 आपको डी में दिखाई दे रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस नाते ये क्वेश्चन आसान है, बस ये है कि दिमाग पर रखना है थोड़ी थोड़ी बातें, और इसी से आपके क्वेश्चन सही होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब समझ सकते हैं कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहां बहुत ही कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, वह भी थोड़े दिनों के लिए। जब ग्रीष्म काल आता है, गर्मी का महीना थोड़े दिन के लिए आता है, तो वो काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां जो है वो दिखने लगती हैं। वरना सामान्य तौर पर हमेशा क्या होती है, वो वनस्पति विहीन होती है। आपने देखा होगा कि आपके दरवाजे पर जब बारिश आती है तो छोटी छोटी घास अगल बगल में दिखने लगती है, बाकी पूरा गर्मी के महीने में वो घास कहीं नहीं नजर आती है। कुछ कुल मिलाकर ये कह रहा है वो कौन सा क्षेत्र है जो, अब अपना दरवाजा इसमें मत खोजने लगिए कि हमारा दरवाजा कहाँ है, ठीक है ना, जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से खोजिएगा। ये अल्पकालीन, लो ध्यान दीजिए, ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु, गर्मी तो लग रही है, एसी बंद हो गई है ना लाइट कटने की वजह से। ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं, आपके हौसले कभी पस्त नहीं होने चाहिए। गर्मी और इससे भी ज़्यादा अगर पड़े तो भी आप हाथ थोड़ा सा खोल दीजिए दरवाजा। अब आ जाइए, ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ध्यान दिए, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान थोड़े समय के लिए गर्मी आती है। आवाज बहुत कट रही हो तो फैन आगे बंद करो भाई, पीछे का स्टार्ट करो। अब देखिए, ऋतु के दौरान विकसित होती है, उपयुक्त विशेषता के क्षेत्र में संदर्भ में सही क्या है, क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अल्पकाल के लिए वनस्पतियां आती हैं? नहीं। दूसरा क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में अल्पकाल के लिए आती हैं, आ सकती हैं, लगभग लगभग नहीं के बराबर। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, दो प्रकार के ऑप्शन है इसमें, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में वन रहते हैं, झाड़ियां रहती हैं, काई नहीं रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में भी थोड़े थोड़े वन पाए जाते हैं, लेकिन ध्रुवों के तरफ ये स्पेशली काई लाइकेन के साथ छोटी झाड़ियां होती हैं। वो भी ध्रुवों पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव की तरफ, और सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ कुछ दिन के लिए ग्रीष्म की परिस्थितियां हल्की सी होती हैं। वो भी वहां का ग्रीष्मकाल कितने टेम्परेचर का होता है, समथिंग 1 टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस का वहां का ग्रीष्म होता है। नहीं तो बरसों बरसों क्या होता है, क्षेत्रफल माइनस में होता है, 30 40 50 डिग्री के माइनस में होता है। तो छोटे समय के लिए जब आती है ग्रीष्मकाल तो उसी दौरान इस प्रकार की वनस्पतियां उस भूभाग के ऊपर दिखने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 12। ध्यान दीजिएगा, लाइट आउट के चक्कर में ना पड़िएगा। निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण पूछ रहा है। तो देखिए, पंपास शीतोष्ण, प्रेरीज अमेरिका में है, निश्चित तौर पर शीतोष्ण, बेल्ट शीतोष्ण दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी ये भी शीतोष्ण, और डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में ये भी शीतोष्ण। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तो कोई इसमें दिया ही नहीं है, आप पूछ रहा है शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उसके हिसाब से सभी हो गए। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख क्या होता, सवाना होता, सवाना इसमें है ही नहीं है। उसके बाद सवाना के बाद कंपोश होता, वो भी इसमें नहीं है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास स्थल इसमें
नहीं है, केवल शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास स्थल है, इसलिए उपयुक्त क्या हो रहा है, सही हो जा रहा है। काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन दिए गए थे। अब देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। मानव बस्तियां अभी पढ़ाया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। ये स्थान, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहा जाता है, स्वाभाविक तौर पर उसे बसाव स्थान कहा जाता है। दूसरा है घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। घने जंगलों के लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, पर्वतों के लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल कौन सा सत्य है, 1 सही है। और 1 किस में सही है, ए में सही है, तो 13 का ए। अब 14 देख लीजिए, ध्यान देते रहिए। प्रकीर्ण प्रकार की वनस्पतियां मुख्यतः किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण प्रकार की वनस्पतियां मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अभी देखिए, मैदानी क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं, एक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तटीय प्रदेशों में भी एक जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और बस्तियां जंगल में एक प्रकार की बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। पर्वतों पर एक प्रकार की बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में एक प्रकार की बस्तियां और सघन बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अब ये पहले क्वेश्चन को एक बार और मैं पढ़ने का प्रयास। प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, यस पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। घने जंगलों में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो 1 और 4 सही है, और 1 4 को खोजते हुए आप डी में देख पा रहे हैं, क्योंकि जब अस्थायी प्रकार की बस्तियों के बारे में पूछता तो शायद पर्वतीय क्षेत्र और घने जंगलों का क्षेत्र क्या होता, सही होता। लेकिन सामान्य बस्तियों के बारे में पूछा है और अस्थायी बस्तियों के बारे में पूछा है, तो आप सामान्य मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, और कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट 15, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड पौधे ज्यादातर अमेजन के जंगल में पाए जाते हैं, पहले आप लोग जान लीजिए। और अमेजन के जंगल में, इसमें अमेजन के जंगल नहीं दिया है। अब देखिए, अब खोजेंगे क्या अमेजन के जंगल में कौन सी परिस्थितियां, मौसमी परिस्थितियां होती हैं। तो कह रहा है वर्षा अमेजन के जंगल में कम होता है कि ज्यादा होता है, और खूब ज्यादा होता है। मानसूनी वन होते हैं वहां, नहीं, मानसूनी वन नहीं होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं जो संवहनी वर्षा कराते हैं वहां पे। मानसूनी वर्षा और संवहनी वर्षा में क्या फर्क है, कोई बताए, स्टूडेंट, पढ़ाया गया था। मानसूनी वर्षा और संवहनी वर्षा में क्या फर्क है। मानसूनी वर्षा साल भर में कुछ दिनों के लिए आता है, जब मानसून बनता है तो आता है। जैसे अपने वहां क्या बरसात होती है, मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन इक्वेटर लाइन पर कौन सी वर्षा होती है, संवहनी प्रकार की वर्षा होती है, दिनों रात वर्षों वर्ष बारिश होती है। अब चौथा क्या कर रहा है, भूमध्य सागरीय वन, ऐसा हो नहीं सकता है, भूमध्य सागरीय वन तो है नहीं। तो सामान्य तौर पर ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे कहां पाए जाते हैं, वर्षा वन में पाए जाते हैं, और मुख्यतः वर्षा वन में कहां पाए जाते हैं, अमेजन के जंगल में पाए जाते हैं। और ये परजीवी क्यों कहलाते हैं पता है, पेड़ों के ऊपर ये उग जाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ पेड़ों से नहीं लेते हैं। परजीवित होते हैं, केवल उस पर रहने के लिए होते हैं, केवल उसकी डालियों पर अपना स्थान बनाकर, निवास स्थान बनाकर रहते हैं। ऐसा नहीं कि उस पेड़ से कोई खाद्य पदार्थ ये ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के ब्रोमीलाइड और जो है कि आर्किड नाम से जो परजीवी पौधे हैं वो आपको, लेकिन सघन वन और खूब वर्षा, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोक्का किसे निरूपित करते हैं।
अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन में मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है, एक प्रकार का छत है। यहां पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को कहा जाता है? ऐसा नहीं कहा जाता है। यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ मलोका खाद्य पदार्थ नहीं है। यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए गए घर निश्चित तौर पे छत और घर है। यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति नहीं, कृषि पद्धति मलोका नहीं है। यहाँ की कृषि पद्धति को हम लोग जीवन यापन कृषि पद्धति के रूप में जानते हैं। इसलिए मलोका प्रकार की एक घर है, एक निवास स्थल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात अमेजन नदी बेसिन में इस प्रकार के लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, प्रेरीज कहां पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन क्या दिया? उत्तर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को प्रेरीज कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? उष्ण दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं। शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं, प्रेरीज कहते तो हैं लेकिन दक्षिण अमेरिका में नहीं, उत्तर अमेरिका अभी आंसर नहीं मिला। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, दक्षिण उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, नहीं ये भी सही नहीं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं। देखिए कितने प्रकार के अब वो चीजें मिली है तब जाकर आंसर मिल रहा है। डी नंबर पे आंसर सही मिला है आपको, क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि कौन सी घास उष्णकटिबंधीय है और कौन सी घास शीतोष्णकटिबंधीय है। उसके बाद ये जानना होगा कि कौन सी घास किस देश में पाई जाती है, किस महाद्वीप में पाई जाती है। क्वेश्चन घास से और वनस्पतियों से खूब प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मानसून से भी खूब ढंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार ये बताऊंगा ताकि आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, महासागरीय क्षेत्रों से आते हैं, सागर के जो धारा होती है उससे क्वेश्चन बनते हैं, विश्व की जो मानसून होती है उससे क्वेश्चन बनते हैं, मानसून से जुड़ी हुई वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बनाने के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं जहां से खूब ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। प्रेरीज घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर कौन सा सत्य है? अब प्रेरी घास के मैदान के सत्य खोजना है। ये घास के मैदान पश्चिम में ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूरब में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। अभी आप और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जहां प्रेरी घास का मैदान है वह उसके पश्चिम में रॉकी पर्वत है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? रॉकी पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और रॉकी पर्वत मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है उसके पूरब में प्रेरी घास का मैदान और प्रेरी घास के मैदान के पूरब में ग्रेट लेक्स। तो ये दोनों पर्वतों के बीच का ये क्षेत्र है जो बहुत बड़े घास के मैदानी क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। इसे प्रेरी घास के मैदान को जानते क्या कहते हैं? घास का समुंदर कहते हैं। इतना सघन यहां घास उगता है, इतनी ज्यादा मात्रा में घास यहां दिखाई देती है, इस क्षेत्र को घास का समुंदर कहते हैं। मींस प्रेरीज के घास को क्या कहते हैं? घास का समुद्र कहते हैं। दूसरा, प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। प्रेरी सामान्यतः क्या होते हैं? वृक्ष विहीन होते हैं, क्योंकि यहां घास होती है, यहां जल उपलब्ध होता है, यहां सरपट बिलो कहते हैं, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। निश्चित तौर पर वृक्ष विहीनता तो होती है लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में यहां पेड़ पाए जाते हैं। यहां ज्यादा क्या पाई जाती हैं? घास पाई जाती है। अमेरिकी भैंस बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। मतलब निश्चित तौर पर और कह रहा है सही का उत्तर चुनिए, और सही उत्तर चुनते समय क्या देख रहे हैं आप कि लगभग क्या है? ये सभी सही है। इसमें रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक्स पर्वत के बीच में घास ये पाई जाती है, मींस प्रेरी की घास पाई जाती है। इस तरह उपयुक्त इसका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। जो जंगली भैंसें होती हैं या बाइसन होता है, इसी घास के मैदान में खूब पाया जाता है। हालांकि इस घास के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? अमेरिका का जो मवेशी क्षेत्र है, अमेरिका का जो पशुपालन क्षेत्र है, वह
प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्रों में खूब होता है। अमेरिका में खूब पशु होता है, अमेरिका में खूब पशुपालन होता है, और उस पशुपालन का जो सबसे सुनहरा क्षेत्र है वो प्रेरीज घास का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है ना। चिनुक नामक एक हवा आती है और प्रेरीज घास को पूरी तरह से सुनहरा कर देती है, वरना प्रेरीज घास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा ठंडा हो जाता है वह क्षेत्र, लेकिन चिनुक घास के माध्यम से, चिनुक हवाओं के माध्यम से वो घास बहुत उन्नति किस्म की हो जाती है और उसे प्रेरीज का कंबल कहा जाता है उस हवाओं को, जिसकी वजह से यहाँ की घास बहुत ज़्यादा सघनता में हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। इसीलिए इस प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्र को घास का समुद्र कहा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट। 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरीज घास के मैदान से है। अब देख लीजिए क्या रहा है ये कि कौन सी ऐसी नदी है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी नदी है जो प्रेरीज के घास के मैदानी क्षेत्रों से बहती है। बस ये इसका क्वेश्चन, सामान्य तौर पे अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो प्रेरीज घास के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती हैं। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और मिसिसिपी नदी इसी घास के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। दूसरा कौन सी है, सास्केचुआन। सास्केचुआन नदी भी अमेरिका की नदी है और इसी घास के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। हडस नदी ऐसा नहीं है और नील नदी तो एकदम नहीं है, क्योंकि नील नदी तो अमेरिका में बहती ही नहीं है। इस नाते हमें ऑप्शन ए और 2 को सही मानना है। मिसिसिपी मिसौरी इसको कहते हैं पूरी तरह से, लेकिन यह मिसिसिपी अलग नदी है, मिसौरी अलग नदी है, दोनों नदियां एक साथ मिलकर बहती है अमेरिका में, इसलिए उस नदी को मिसिसिपी मिसौरी नदी कहते हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा जो है कि कह सकते हैं कि बड़ी तंत्र यही नदी विकसित करती है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं बड़ी नदी के रूप में यह दिखाई देती है। तो 2 नदियां, सास्केचुआन नदी और मिसिसिपी नदी, 2 ऐसी नदियां हैं जो अमेरिका स्थित प्रेरीज के घास के मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बेल्ट घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बेल्ट घास का मैदान कहां है, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, कह रहा है। जायरे इसकी सहायक नदियां हैं, इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अब ध्यान दीजिए, सत्य कौन सा कथन है। पहला कथन, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका की घास है, अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के एक क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल पाई जाती है। मींस की इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल पाई जाती है, यह बात तो सही निकल गई है। लेकिन जायरे इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जायरे नदी, कांगो जायरे नदी इसको कहा जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं बहती है। यह अलग विषय है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है कांगो जायरे। कांगो तो उसकी सबसे बड़ी नदी है, बहुत बृहद पानी लेकर चलती है। अब ध्यान दीजिएगा, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और कांगो नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को कांगो जायरे नदी कहा जाता है। ये नदी 20-20 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्रों में से होकर बहती है, लेकिन ये नदी दक्षिण अफ्रीका से होकर नहीं बहती है। अब बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए उससे कोई तुलना इसका नहीं है, और इस तरह से ऑप्शन केवल ए सही है, और ए का मतलब इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। 21 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सब लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है, मरुधान रेगिस्तान का वह क्षेत्र है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन होते हैं। सही है, मरुधान में ही तो पशुपालन होते हैं, थोड़े बहुत लोग रहते हैं, थोड़ी घासें निकल जाती है, थोड़े पौधे निकल जाते हैं। मरुधान मरुस्थल का वह क्षेत्र है जहां लोगों के बसाव देखे जाते हैं। दूसरा क्या कहता है, रेगिस्तान में वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है। स्वाभाविक तौर पर मरुधान में क्या होता है, जमीन के नीचे से जल सतह पर दिखने लगती है, वहां मरुधान बनते हैं, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। जब जल रेगिस्तान में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगे, कृषि कार्य होने लगेंगे, उपज वहां उगने लगेंगे, और इस तरह से ये भी सही है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है।
रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव के चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्र को मरुधान कहते हैं। ऐसा है क्या? रेगिस्तान के चपेट में आ जाएगा मरुधान कहने लगेंगे? रेगिस्तान के चपेट में आएगा तो मरुधान नहीं कहेंगे, बल्कि रेगिस्तान में कहीं जल निकल आएगा, उस क्षेत्र में मरुधान विकसित होता है। तो यह ऑप्शन क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, उसे मरुधान कहते हैं। पठार को मरुधान कहते हैं? नहीं, पठार को मरुधान नहीं कहते हैं, अर्थात ये भी गलत है। तो हमको देखना है 1 और 2 कहां सही है, और 1, 2 इसमें सी सही लगाया गया है। मरुधान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। भी तो सही है, कहां इसको सी केवल दिया गया है? केवल 2 सही माना गया है क्या? सी। क्या कथन में कुछ है क्या? उपयुक्त में से कथन मरुधान के सही तरीके से परिभाषित करता है, मरुधान को सही तरीके से परिभाषित करता है। और सी में केवल 2 क्या कहता है? रेगिस्तान का क्षेत्र जहां जल सतह पर आता है वहां रेगिस्तान पाए जाते हैं। ये भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है मरुधान को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन को समझ कर लगाया गया होगा, केवल इसमें क्या किया गया है? बी सही किया गया है, मतलब केवल सेकंड सही है। मैंने क्या कितना सही माना है? दोनों को। पशुपालन होते हैं, अब बड़ी मात्रा में लिख दिया है, इसके वजह से इसको गलत मान रहा है कि क्या है, लेकिन पशुपालन, मानव बसाव, जो है वनस्पतियां इसी क्षेत्रों में थोड़े थोड़े मात्रा में दिखाई देती है, और यह क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्रों का आवास स्थल माना जाता है। यहीं पर वह जगह है रेगिस्तानों में जहां लोग बसते हैं, कुछ उपजाऊपन करते हैं, कुछ कृषि कार्य करते हैं, कुछ पशु रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें केवल और केवल सी को सही माना है, और सी के हिसाब से केवल 2 को सही माना गया है, लेकिन पहला भी गलत नहीं है, ये मान चलिएगा। आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथन के एवं कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथन क्या कहता है? भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। सही है, गलत है? लद्दाख शीत मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट, लद्दाखी हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। ये सही है? वृष्टि छाया प्रदेश में है? यस, वृष्टि छाया प्रदेश में है, जहां वर्षा कम होती है वो क्षेत्र क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश होता है। और लद्दाख हमारा उसी क्षेत्र में है, अर्थात ठंडा भी है और बारिश भी कम होती है। इस तरह से ए क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे 22, 23 का। इस पे ये भी लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन है। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपट एक पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। सरपट और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं, निश्चित देखे जाते हैं, हाँ देखे जाते हैं। सरपट और पॉपुलर नाम से जो वनस्पतियां हैं, उपवन मतलब वनस्पतियां हैं, वो लद्दाख की कम मात्रा में आने वाली वनस्पतियां हैं, क्योंकि इसी प्रकार की वनस्पतियां ध्रुवों पर भी पाई जाती हैं, और लद्दाख भी एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां भी इसी प्रकार की वनस्पतियां देखी जाती है। दूसरा क्या कह रहा है? यहां के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या तो जैन हैं। या तो हिंदू हैं तो सही है, लेकिन जैन के बजाय मुस्लिम है। यहां जैन नहीं है, यहां मुस्लिम है, अर्थात ये गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। गोपा ही तो वहां है जो देखने लायक है। कौन नहीं जाता है लद्दाख में गोपा देखने? तो गोपा मठों का एक ऐसा मंदिर क्षेत्र है जहां बौद्धिस्ट लोग दुनिया भर से आते हैं इस चीज को देखने के लिए। ये यहाँ का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थान है, जहां पे लोग पहुंचते हैं इस क्षेत्र को, इस प्रकार के मठ गोपा को देखने के लिए। उपयुक्त में से कथन सही खोज रहा है, तो कौन सा अभी तक कथन आपको सही मिला है? 1 और 3 करेक्ट। 1 भी सही है और 3 भी सही है, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। अब आ जाइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? अभी मैं पढ़ाया हूं, बेल्ट कहते हैं। बहुत सुंदर।
बेल्ट कहते हैं। क्योंकि स्टेपी कहां पाया जाता है? मध्य एशियाई क्षेत्र में। डाउन्स कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और कंपोज कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। तो इस तरह से यह जो क्षेत्र है यह कहां पे पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना। बेल्ट कहां पाया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। इसी को लेकर पूछा गया था कि इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, इससे होकर जायरे नदी गुजरती है, जिसमें जायरे नदी वाला ऑप्शन क्या था? गलत था। अभी कुछ देर पहले आपने देखा है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप सब ध्यान दे दीजिए। ध्यान दीजिए। कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं? अच्छा, हम सोचे कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। पढ़ाया गया था। काराकोरम एक तरफ लद्दाख की पहाड़ी, जिसे हम जास्कर श्रेणी भी कहते हैं, उसी बीच से होकर एक बड़ी नदी गुजरती है। उस नदी का नाम है, सही है। दूसरा, दामोदर। सही है। दामोदर लद्दाख में बहती है। कहां बहती है? बंगाल में बहती है। झारखंड और बंगाल में बहती है। और तीसरा, बराकर। बराकर कहां बहती है? बराकर मुख्य नदी है भी नहीं। बराकर, बरकी और जमुनिया, ये तीनों दामोदर की सहायक नदियां हैं, तो बराकर नहीं हो सकती है। श्योक लद्दाख की नदी है। श्योक लद्दाख की नदी है, और ये नदी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस नाते सिंधु भी सही है और श्योक भी सही है। इसमें खोजेंगे तो कौन सा सही है? पहला और चौथा में कहां है? पहला और चौथा डी में है। श्योक नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और लद्दाख क्षेत्रों में बहती है। सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आपके आज पूरे हो गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के मैराथन में आप लोगों ने यह जरूर जान पाए होंगे कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप दोगुने ताकत से अपने दिमाग को सेंट्रलाइज कर लें, क्योंकि छोटी सी भी अगर गलती होगी, छोटी सी भी चूक होगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप जानते हुए भी गलत करके चले आएंगे। इस नाते इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए, काफी मात्रा में अगर वनस्पतियों से क्वेश्चन आ रहे हों, विशेष प्रकार के मानसून से क्वेश्चन आ रहे हों, विशेष प्रकार के जलवायु से क्वेश्चन आ रहे हों, तो उसकी एक एक परिस्थितियों को समझना होता है। अब समझ लीजिए ज्योग्राफी कितना टफ है इसी से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना टफ हो सकता है। जब एक एक मानसून की पूरी उसकी परिभाषा नहीं समझ जाएंगे, पूरी उसकी विशेषता नहीं समझ जाएंगे, तब तक उस मानसून को दूसरे प्रकार की जलवायु मानसून से विभाजित नहीं कर पाएंगे। एक जलवायु में पश्चिम तट में वर्षा होती है, तो एक जलवायु में पूर्वी तट पर वर्षा होती है। एक जलवायु में कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं, तो एक जलवायु में मुलायम लकड़ियां पाई जाती हैं। एक जलवायु में छोटे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक जलवायु में ऊंचे ऊंचे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक जलवायु में कटीली झाड़ियां और जो है कि छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, एक में रसदार वृक्ष पाए जाते हैं, फलदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे जलवायु में डिफरेंसेस क्वेश्चन होते हैं, और जलवायु को ठीक से समझना आपके लिए अवसर देगा अच्छे से आंसर देने के लिए। हालांकि ये चैप्टर और डिटेल में आपको जब एनसीईआरटी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिटेल फॉर्म में पढ़ाएंगे, जिसमें और अच्छे से आप समझ जाएंगे। आज की क्लास आपको जैसी भी लगी हो, आप निश्चित तौर पर इसे घर पे बैठकर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आप सबने क्लास किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। थैंक यू।